नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। अभी हमारे साथ मौजूद है सीए हर्षित गुप्ता जी। अभी हम आपसे बात करेंगे कि जो कल का बजट आया है वो किस तरह का बजट है। सबसे पहले तो आप हमें जानकारी दीजिए कि जो बजट है वो आम लोगों के लिए किस तरह का बजट है। देखिए, ये जो बजट है इस बार का, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है, एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। बट अगर हाँ आप आम आदमी की बात करेंगे, उसको डायरेक्ट बेनिफिट कितना मिला है, तो वो अभी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ टैक्स में कोई छूट नहीं है, और जैसा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने भी कहा है कि कोई बढ़ोतरी भी नहीं की गई है, तो डायरेक्टली आम आदमी की जेब पे कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। बट ओवरऑल इसको फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें काफ़ी इंकरेजमेंट मिली है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो आप जानते ही हैं कि जो बजट है वो आपको क्या लगता है कि चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। देखिए, ये चुनावी बजट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कई ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिस कर दी हैं। कई ऐसी स्कीम्स हैं, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अगर बढ़ोतरी दी जाती, थोड़ा सा और बेनिफिट दिया जाता, तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड बजट ये रहता। बट ऐसा नहीं है। ये बजट प्योरली एक इंडस्ट्री, एमएसएमई, आत्मनिर्भर वाली थीम के ऊपर है, जहाँ पे कि पीपीपी को प्रोत्साहन दिया गया है, जहाँ पे कि इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्शन, रेलवेज, इनके ऊपर फोकस ज़्यादा रहा है। बजट में डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बात की गई है। सबसे पहले तो आप हमें जानकारी दीजिए कि ये जो बजट डिजिटल करेंसी होती है या क्रिप्टो करेंसी होती है, होती क्या है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी ये एक नया फिनोमिना है। ये एग्जिस्ट तो कई सालों से करता है, बट इसके अंदर ट्रेडिंग, इसके ऊपर एक पॉपुलैरिटी बहुत रिसेंटली बनी है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेके ग्रे एरिया हमेशा रहा था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जहां तक कि इल्लीगल कहीं भी डिक्लेयर नहीं की गई थी। आरबीआई का एक सर्कुलर आया था जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाले बैंकों को एडवाइस किया गया था कि आप क्रिप्टो के साथ डील ना करें, जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि क्रिप्टो को इंडिया में इल्लीगल कहा जाएगा। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी जिसमें कि इस चीज को बड़ा ही क्लियर कर दिया गया था कि क्रिप्टो करेंसी कोई इल्लीगल चीज नहीं है। इस बजट में उसी चीज को आगे ले जाते हुए क्रिप्टो करेंसी, जो अभी तक इंडियन लॉ के एम्बिट में, टैक्सेशन के एम्बिट से बाहर थी, उसको अब एम्बिट में लाया गया है, उसको रिकग्नाइज किया गया है और उसके ऊपर टैक्सेशन का प्रावधान किया है। और तो और एक बहुत ही जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो वाला मूव ये आया है कि इंडिया की अब अपनी एक लीगलाइज्ड आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी भी अवेलेबल होगी। सो आई थिंक नाउ द इन्वेस्टर्स हैव टू मेक अ कॉल कि कीपिंग इन माइंड कि क्रिप्टो पे हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्स लगेगा, क्या उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एक डर था, जो एक कंफ्यूजन थी कि क्या ये इल्लीगल है, वो आज खत्म हो गई है। तो जो एक क्रिप्टो करेंसी है, ये आम आदमी जो है वो उसे कैसे यूज कर सकता है, उसके लिए कितनी फायदेमंद है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का यूज आने वाले टाइम में केवल और केवल बढ़ेगा। जिस तरह से आज हम शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, किसी भी और एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी भी इसी तरह की एक एसेट होगी। आम आदमी भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगेगा, लेकिन अभी उसमें समय है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की समझ सब तक आना, क्रिप्टो करेंसी का लॉजिक सबको समझना, और क्रिप्टो करेंसी में जो वॉलेटिलिटी है, जो अभी ऊपर नीचे बहुत जल्दी होता है, उसको स्टेबल होने में थोड़ा समय लगेगा। तो आम आदमी तो नहीं, लेकिन हाँ, जो आजकल का यूथ है, जो एक अच्छे लेवल पे कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, वो या तो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर चुका है या करने वाला है। जो अभी की सरकार है, भाजपा सरकार, पिछले 7 साल हो गए हैं, 7 सालों से बजट निकालती जा रही है। जो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो चौथी बार बजट पेश कर रही थी अभी। तो अभी हम देख रहे हैं कि पिछले काफी टाइम से महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं, उसको अगर ध्यान में रखे, उनकी जो हमारी जो भारत की जो प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान में रखते हुए जो ये बजट है वो कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने अपना चौथा बजट प्रेजेंट किया, उनका सबसे छोटा स्पीच था। लगभग 90 मिनट के आसपास का ये बजट का स्पीच था, जिसमें रेलवेज का भी बजट इंक्लूडेड होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद कुछ चीज़ें और ये सरकार करना चाह रही है, बट ड्यू टू वेरियस रीज़न वो रुक रही है।
तो जहाँ तक रही बात बेरोजगारी की, इसमें कहा गया है कि 12 लाख नौकरियां हर साल इसमें लाई जाएंगी। इसमें कहा गया कि एमएसएमई और उद्योगपतियों को हमारा सपोर्ट किया जाएगा। ये सब चीज़ें कही गई हैं, बट एट द सेम टाइम जो शायद एक चिंता वाला विषय रहा वो ये रहा कि हेल्थ का सेक्टर और जो रूरल डेवलपमेंट का सेक्टर है वहाँ पे जो हमारा बजट एलोकेशन हुआ है वो कम हुआ है। तो शायद सरकार एक साल ये देखना चाह रही है, क्योंकि चुनावी माहौल इस वक्त 5 राज्यों में है, तो वो अभी कुछ भी ओवर कमिटमेंट या अंडर कमिटमेंट नहीं करना चाह रही है। एक बैलेंस बजट है जिसमें एक मीडियम लेवल और एक अपर मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन हैं या जो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। बट आने वाले टाइम में उनको आई थिंक रूरल एग्रीकल्चर एंड स्पेसिफिकली हेल्थ को भी ध्यान में रख के अगले बजट में, और जो आम आदमी की एक इच्छा है कि भाई मेरे को टैक्स का कुछ और लाभ मिले, उसको ध्यान में रख के ही करना पड़ेगा, तभी ये भाजपा सरकार के लिए जो मैं मानता हूँ फायदेमंद होगा। और इस चीज़ का डेफिनेटली जो ऑपोजिशन है वो भी इसके ऊपर आर्ग्यू करेगी, डिबेट करेगी। बट ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ बैलेंस बजट। वी विल हैव टू वेट कि जो लास्ट बजट होगा इसका 5वां साल का, वो हमें देखना होगा कैसा होगा। उत्तराखंड के हिसाब से अगर देखा जाए, और अगर हम अभी प्राइमरीली अगर बात करें देहरादून की, तो जो बजट है कल का, उसमें देहरादून के लिए क्या खास है? देखिए, देहरादून और उत्तराखंड मैं बात करूंगा कि अभी जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है वो है रोड कनेक्टिविटी, वो है NHAI के अच्छे प्रोजेक्ट जिनका टाइमली एग्जीक्यूशन हो। कुछ प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं एग्जीक्यूट हो गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं जो कि पाइपलाइन में है, चाहे वो देहरादून दिल्ली राजमार्ग हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो। तो जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जोर लगाया गया है। रेलवेज का डेफिनेटली कहीं ना कहीं अभी भी हमारे राज्य को, हमारे प्रदेश को कुछ मेरे ख्याल से और मिल सकता था, जो शायद नहीं मिला है। अभी तक भी हम लोग सीमित शहरों तक ही अभी रेलवेज को ले जा पाए हैं। ऋषिकेश तक हालांकि और जा रही है अभी रेल, बट आई थिंक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और अगर हम फोकस करें तो टूरिज्म को अपने आप बढ़ोतरी मिलेगी, जो डायरेक्टली हमारे स्टेट को बेनिफिट करेगा। वो वाली चीज शायद अभी मिसिंग है, बट यस, रोड कनेक्टिविटी अगर जिस तरह से गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है और वो टाइमली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इट विल बी अ बिग बूम फॉर देहरादून एंड उत्तराखंड। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो बजट है उसको अगर आप नंबर की हम स्केल पे बात करें, 1 to 10 के स्केल में, आप कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर प्योरली एज अ टैक्स प्रोफेशनल बात करूं तो ये बजट एक बैलेंस बजट है। मैं इसको डेफिनेटली 8 से 9 मार्क दूंगा। और अगर मैं एक आम आदमी जिनसे मेरी बात होती है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली इसको शायद 7 नंबर देंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिट देखना चाह रहे हैं। कोविड से बाहर आए हैं, रियल इनकम में ग्रोथ नहीं है, आपके ऑलरेडी पीछे का कैपिटल इरोड हो गया है, कईयों ने अपने को वापस रिवाइव करने के लिए अपनी एसेट्स लिक्विडेट करी हैं कुछ, वो बजट में शायद सरकार से कुछ और सपोर्ट चाह रहे हैं। बट आई अंडरस्टैंड कि सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, उनको भी एक बजट में खर्चा और आमदनी दोनों को ध्यान रख के बनाना होता है। तो आई थिंक वी शुड ऑल जस्ट वेट एंड वॉच। इट इज़ डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई थिंक द बजट इज़ फेयर। आई थिंक वी हैव टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट कि उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स अ फ्यूचरिस्टिक बजट। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, थोड़ा सा समय देंगे तो आई एम श्योर हमें भी और कुछ बदलाव दिखेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी। ये थे हमारे साथ हर्षित गुप्ता जी, जिन्होंने बजट को लेकर हमसे बातचीत की। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पंवार, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।